मिर्जापुर सीजन 3 के लास्ट एपिसोड यानी कि फर्स्ट एपिसोड के अंदर हमें बहुत सारी चीजें पता चली थी, जैसे कि फर्स्ट और सेकंड सीजन का रिकैप। इसी के साथ में अभी गुड्डू पंडित का क्या स्टेटस है, साथ ही में उससे लड़ने वाली कौन लोग सामने आ चुके हैं, जैसे कि शरद, और गुड्डू का साथ देने के लिए गोलू उसके साथ खड़ी है, साथ ही में बीना भी है। गुड्डू को मारने के लिए माधुरी पूरी सेटिंग कर चुकी है, बहुत सारे इंतजाम कर चुकी है। शरद जो कि हमेशा से ही उसे मारना चाहता था, और साथ ही में कालीन भैया का जिंदा रहना। इसी सारी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 2 की शुरुआत होती है, जहाँ एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि लग तो बिल्कुल गुंडे के जैसे रहा था, काम भी गुंडे के जैसे ही कर रहा था, लेकिन वो असल में एक पुलिस ऑफिसर था जो कि अपने एक सीक्रेट मिशन पे निकला हुआ था, चोरों को ढूंढ के उनका एनकाउंटर करना, जिसके बारे में किसी को पता भी नहीं चल रहा है। और सामने ऐसा दिखाया जा रहा है कि वो है गुंडा, लेकिन असल के अंदर वो मिशन पे ही था। तभी वाल्मीकि के पास में आईजी दुबे का कॉल आता है, जो कि वाल्मीकि के लिए एक स्पेशल मिशन बना के रेडी थे। अब आईजी दुबे को हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि कैसे माधुरी के साथ उनकी बातचीत चल रही है कि कैसे गुड्डू पंडित को अनऑफिशियली तरीके से मारना है, जिसके बाद में सीन यहाँ कालीन भैया के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, जो कि अभी भी कोमा से बाहर नहीं निकले थे। साथ ही में हम शत्रुघ्न को देखते हैं। असल के अंदर जो भरत था वो बड़ा भाई था और शत्रुघ्न था वो छोटा भाई था। तो बड़े भैया मरे थे और जो छोटा भाई था वो नहीं मरा था, लेकिन उसने बड़े भैया बनने की एक्टिंग करी, और अभी सबको यही दिखा रखा है कि बड़ा जिंदा है और छोटा मर गया है। तो वो अपनी भाभी से भी बात करता है कि जैसे वो उसका खुद का हस्बैंड है। अब बेचारा बनने की कोशिश तो कर रहा था, हालांकि अभी तक किसी ने इस चीज को पकड़ा नहीं था, लेकिन तभी यहाँ पे शरद खड़ा होता है और बोलता है कि यार तुम्हारे साथ में तो सच में बहुत बुरा हुआ, तुम भी वही कर रहे हो जैसा कि मैं कर रहा हूँ। जैसे कि मुन्ना के मरने पे मैंने ये सारा इल्जाम मेरे ऊपर लिया था, जैसे कि मैंने उसे मारा हो, उसके बाद में तुम्हारे साथ में भी यही हो रहा है कि छोटे के मरने का दुख तुम्हारे ऊपर आ गया है। तो ये बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था, बस वो तो लौंडिया के चक्कर के अंदर खुद को बर्बाद करके बैठा, हमारे ऊपर गन तान दी थी, फिर तो मरना ही था साले को। यानी कि इस बड़े को अपने छोटे के मरने का कोई दुख नहीं है, असल के अंदर ये था छोटा ही, और अब इसे बड़ा बन के ही बात करनी पड़ रही थी। इतनी ही देर के अंदर दद्दा त्यागी आ जाते हैं, जो कि सबसे पहले कालीन भैया के बारे में पूछते हैं। पता चलता है कि उनके सिर्फ और सिर्फ 10% चांस ही बचे हैं जिंदा बचने के। तो दद्दा त्यागी कहते हैं कि वो बाहुबली है, 10% चांस बहुत होंगे उनके खड़े होने की, छाती पे गोली खाइए ना तो भी जिंदा हो जाएंगे, ऐसे लोग जिंदा ही रहते हैं। जिसके बाद में वो शरद के पास बैठ जाते हैं और बातें वगैरह करने लगते हैं। यहाँ पे उनका बड़ा बेटा भी बैठा था। वो शरद को कहते हैं कि मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि तुम्हारा कालीन भैया के साथ में एकदम कट्टर दुश्मनी थी, उन्होंने तुम्हारे पिताजी को मारा था, तो फिर आखिर तुमने इनकी जान क्यों बचाई। जहाँ पे शरद कहता है कि आज की डेट में उसे पावर की बहुत ज्यादा जरूरत है, अगर वो गुड्डू को मार भी देता है तो भी उसे मिर्जापुर की गद्दी आसानी से नहीं मिल पाएगी। अगर कालीन भैया उसके साथ रहेंगे, उनका हाथ हमेशा उसके साथ में रहेगा, तो वो हमेशा हमेशा के लिए मिर्जापुर को अपना पाएगा। असल के अंदर दद्दा त्यागी ने यहाँ पे शरद से एक डील तय करी थी कि अगर वो कालीन भैया को यहाँ पे रखेंगे तो उसके बदले में शरद को गुड्डू और गोलू दोनों को मारना है, क्योंकि गोलू के चक्कर में ही उनका छोटा बेटा मारा गया था। शरद इस बात को अच्छी तरीके से याद रखता है और कहता है कि दद्दा त्यागी आप उसकी बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे जो छोटे था वो अभी भी बड़े बनने की कोशिश कर रहा था। इसी के साथ में जो वाल्मीकि था उसने अपने कुछ लोगों को हर तरफ लगा रखा था, और साथ ही में जो गोलू थी उसने भी अपने कई सारे आदमियों को इधर उधर लगा रखा था ताकि कालीन भैया के बारे में पता चल सके। सीन जिसके बाद में गुड्डू गोलू और बीना के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। बीना यहाँ पे हमेशा इन लोगों को अलग अलग तरीके की सलाह दिया करती थी, जैसे कि अभी यहाँ पे कल रात की मीटिंग के बारे में बात चल रही थी, तो बीना खुद का पैर घुसाती थी और बताती है कि आप लोगों को तो हमारा एक्सपीरियंस लेना चाहिए, हमने भी बहुत सारी मीटिंग अटेंड करी है, लेकिन उसे कोई ढंग से बात नहीं करता, ना बात करने में इंटरेस्ट रखता है। असल के अंदर इस वक्त कुश्ती का कोई मैच भी लड़ना चाहता था। अब यहाँ पे वाल्मीकि ने काफी दूर हवेली के सामने एक पानी की टंकी पे एक स्नाइपर को बिठा रखा था ताकि वो गुड्डू को एक ही झटके में मरवा सके, लेकिन शायद ये चीजें करना इतना भी आसान नहीं था। अगर एक भी वार चूका तो हो सकता है तो साफ साफ इल्जाम सीधा सीएम के ऊपर लग जाए और बात बिगड़ जाए। इसी के कारण वाल्मीकि कहता है कि एक काम करो, तुम बस वहाँ बैठे रहो और नजर रखो। जिसके बाद में गुड्डू और गोलू दोनों ही अपनी फैक्ट्री की तरफ जाते हैं। अब जैसा कि इनका अफीम का और बंदूकों का धंधा था, तो पता चलता है कि काफी दिनों से इनका धंधा बहुत ही ज्यादा मंदा हो गया था, क्योंकि बीच में कालीन भैया और मुन्ना मर गए थे और भी कई सारी चीजें अफरा तफरी मच गई थी, तो कुछ स्टेबिलिटी नहीं थी। तो गुड्डू भैया जितने भी यहाँ के कबूतर थे उन सबको बुलाता है, खाना वगैरह खिलाता है और फिर पूछता है कि क्या भाई काम धंधा करने की इच्छा नहीं है क्या, ये लोगों को आप किसी को मारने की इच्छा नहीं है। तो ये कबूतर बोलते हैं कि मार्केट तो बहुत ज्यादा बिलबिलाया हुआ है, सबको माल की जरूरत है, लेकिन प्रॉब्लम आपकी तरफ से आ रही है, डिमांड पूरी ही नहीं हो रही है, आप लोग माल ही नहीं सप्लाई कर पा रहे हैं। तब जाके गुड्डू को पता चलता है कि इनकी फैक्ट्री के अंदर कुछ तो गड़बड़ चल रही है और माल सप्लाई करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। असल के अंदर यहाँ के जो सीनियर थे वो छोड़ के भाग गए थे और काम करने वाला कोई बचा ही नहीं है, कोई अच्छा खासा सीनियर। जिसके बाद में गोलू जाती है सीधा कॉलेज के अंदर और वहाँ पे कुछ बच्चों के नाम लिख देती है जो कि हमेशा से इनकी टीम को ज्वाइन करना चाहते थे। क्लासरूम में जब एग्जाम चल रहा था तो गोलू, जो कि खुद एक पढ़ी लिखी अच्छी खासी लड़की हुआ करती थी फर्स्ट सीजन के अंदर, अब वो यहाँ से सारे बच्चों को एग्जाम देते हुए उठा के बाहर भेज देती है और 5 बच्चों को उठा के सीधा फैक्ट्री में ले आती है, उन सबको ट्रेनिंग देती है और उसके बाद में लीडर बना देती है कि जाओ जाके काम धंधा वगैरह संभालो। सीन जिसके बाद में पंडित जी के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। हालांकि थे वो वकील, अब तक उन्होंने कई सारे गुनेगारों को बहुत बड़ी बड़ी सजा दिलवाई है, लेकिन आज ऐसा वक्त आ गया था उनके सामने कि जब उन्होंने खुद कबूल कर लिया कि हाँ उन्होंने एक मर्डर किया है, तो उन्हें भी इन सारी चीजों से जलील होना ही था। वो जैसे जेल में जाते हैं
तो यहाँ पे हर एक इंसान का इंस्पेक्शन होता है, चेकिंग करी जाती है। तो इस चक्कर में पूरे कपड़े खुलवाए जाते हैं, जो कि पंडित जी के लिए बहुत ज्यादा ह्यूमिलेटिंग था। वो जब अंदर जाते हैं तो पता चलता है कि लाला भी इसी जेल में है और लाला यहाँ पे गुड्डू के फादर को पहचान जाता है। हम देखते हैं कि जो लाला है वो अपने वकील से बात करता है। लाला का वकील भी कहता है कि ये सारी चीजें गुड्डू पंडित के एनकाउंटर के लिए करी गई थी, आपको फंसाने के चक्कर में, जबकि आपका इसमें कोई लेना देना था ही नहीं। लाला को बस कुछ भी करके बेल चाहिए थी। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गोलू के फादर साथ ही में जज, ये दोनों मिलके डिम्पी के पास में आए थे। असल के अंदर डिम्पी और रॉबिन दोनों ही मिलके बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे थे कि कुछ भी करके इनके फादर बस अपना केस लड़ ले और खुद उस जेल से बाहर आ जाए। लेकिन ये जज बताते हैं कि तुम्हारे पिताजी तो बिल्कुल छोड़ चुके हैं अपनी आशा, अगर वो एक बार भी मुझे कुछ बोले तो मैं कोर्ट के सामने ऑफिशियली उनको कोई ना कोई तो रियायत दे सकता हूँ, उन्हें जान से बचा सकता हूँ। लेकिन तुम्हारे पिताजी तो कहते हैं कि उन्हें केस लड़ना ही नहीं है, तो बेटा अब मैं क्या करूँ। डिम्पी कहती है कि कोई तो रास्ता होगा जहाँ से हम उन्हें बचा सके। तो ये जज कहते हैं कि बिल्कुल कुछ भी हो सकता है, तुम बस उन्हें मनाने की कोशिश करो कि वो अपने लिए केस लड़ सके, एटलीस्ट झूठ ना बोले तो सच भी तो ना छुपाए, क्योंकि वो सच छुपा रहे हैं। जिसके बाद में जो जज साहब थे उन्हें तो रॉबिन बाहर ले जाता है और यहाँ पे गोलू के फादर डिम्पी से पूछते हैं कि क्या तुम्हें कुछ लग रहा है कि गुड्डू और गोलू के बीच में कुछ है। जिसके बाद में सीन सीधा गोलू और गुड्डू के ऊपर ही शिफ्ट हो जाता है। ये दोनों अभी भी एक्सरसाइज ही कर रहे थे, लेकिन इन दोनों के बीच में अभी तक भी कुछ ऐसी चीज नहीं थी जिससे कि पता चल सके कि ये दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज हैं। यहाँ पे हम शबनम को भी देखते हैं जो कि लाला के सामने बस इसी चीज को लेके परेशान हो रही थी कि शायद उसे गुड्डू के सामने कभी आना ही नहीं चाहिए था, कभी उसे दोस्ती करनी ही नहीं चाहिए थी, ना चीज इतनी ज्यादा बढ़ती, ना ही शबनम के कहने पे गुड्डू को उसके घर में लाया जाता और ये सारे कांड होते। जिसके बाद में हम गोलू के फादर को देखते हैं, यानी कि पुलिस ऑफिसर को, जो कि इनके पास आते हैं और आके एक नई चीज बताते हैं। असल के अंदर वो कुछ रिपोर्ट्स लेकर आए थे कि मुन्ना त्रिपाठी जब मर गया है तो कई सारे पोस्ता के खेत यानी कि अफीम के खेत जो थे वो सारे मुन्ना के नाम पे थे और उनके अंदर नॉमिनेशन में कालीन भैया नहीं थे बल्कि माधुरी थी, क्योंकि मुन्ना की शादी हो गई थी। और अब अगर माधुरी है तो वो तो सीएम है, तो ऑब्वियस ही बात है वो अफीम के खेत तो इधर उधर करेगी नहीं। ऊपर से गुड्डू का कहना था कि इलीगल तरीके से बिडिंग करवाई जा सकती है या फिर बिचाई जा सकती है या कुछ और हो सकता है क्या। तो गोलू इस चीज के लिए मना कर देती है कि अगर हम ऐसा कुछ भी करने की कोशिश करेंगे तो पहले हम सीएम की नजरों में है और बल्कि पकड़े जाएंगे, ना ही करे तो ही ज्यादा ठीक है। तभी यहाँ पे वापस से बीना आ जाती है और कहती है कि ये सारी चीजें तो देखी जाएंगी, अगर जिसके पास में अफीम है वो ही मिर्जापुर की गद्दी पे बैठने के लायक है। आप अपने पुराने चैनल क्यों नहीं स्टार्ट करते। उसका साफ साफ कहने का मतलब लाला से था, और अगर लाला अंदर है तो शबनम से क्यों नहीं स्टार्ट करते। गुड्डू को ये बात सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि अब शबनम से उसका कोई लेना देना था नहीं और वो शबनम से बात भी नहीं करना चाहता था। इसी के कारण जोर से चिल्ला देता है और बीना त्रिपाठी को यहाँ से भेज देता है। अब बीना जब अंदर जाती है तो खुद की काम वाली को बुलाती है और फिर कहती है उस पुड़की को निकालो। असल के अंदर वो ड्रग्स निकालने के लिए कहती है। जब वो काम वाली पूछती है कि आप अब किसके लिए देंगी, तो बीना कहती है कि हर एक आदमी सेम होता है, बिल्कुल मुन्ना के जैसे, क्योंकि मुन्ना को भी इसकी माँ यानी कि बीना वही ड्रग्स दिया करती थी। जिसके बाद में सीन या शरद के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। अब वो हर जगह से कहीं ना कहीं अपने समीकरण बिठाने की कोशिश कर रहा था, इसी के कारण वो लाला के पास पहुंच जाता है और लाला से उसके हालचाल पूछता है कि आपने गुड्डू से हाथ मिला के कितनी बड़ी गलती करी, आपको तो हमसे हाथ मिलाना चाहिए था। अब लाला जो था वो अफीम का एक बहुत बड़ा डीलर था, तो अब शरद चाहता था कि वो लाला से हाथ मिला ले और अफीम के जो भी बिजनेस हो वो कहीं ना कहीं शरद को मिल जाए। लेकिन लाला का बहुत सिंपल सा लॉजिक था कि लाला एक व्यापारी है, एक बिजनेसमैन है, उसे इन सब पॉलिटिक्स के अंदर नहीं पड़ना। अगर उसे प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट के साथ है, अगर लॉस होता है तो उसका खुद का लॉस है, लेकिन पॉलिटिक्स या फिर कोई बाहुबली के साथ होना इसमें उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। और अगर शरद उसके लिए ऑफर लेकर आया तो सिंपल सी बात है, खुली हवा में बैठ के वो बात करना चाहेगा। मतलब साफ सी बात है कि अगर लाला को बेल मिल जाती है तब जाके वो शरद की डील को एक्सेप्ट कर पाएगा। जिसके बाद तो शरद सीधा भागता है और मार्केट से सारा का सारा पैसा उठवा लेता है ताकि वो लाला को बाहर निकलवा सके। जिसके बाद में सीन यहाँ पार्लियामेंट के अंदर शिफ्ट हो जाता है। यहाँ सीएम बैठी थी और साथ ही में जितने भी मंत्री थे सारे के सारे बैठे थे। अब यहाँ पे एक फाइनेंस मिनिस्टर था जो कि हमेशा बहुत लेट आया करता था और माधुरी को तो वो हद से ज्यादा हल्के में लिया करता था। सारे लोग आने के बाद में यानी कि सीएम आने के भी बाद में वो मंत्री जी पधारा करते थे। अब यहाँ पे सीएम बाकी सारे मंत्रियों से अपने अपने फंड्स की डिमांड करती है, लेकिन बाकी सारे मंत्री कहते हैं अभी इनके पास में कुछ भी फंड नहीं है, यानी कि पहले से पैसा गोल कर देते थे। और फिर सीएम को कहते हैं कि जब इलेक्शन आएंगे तब भर भर के पैसा भी मिलेगा, जनता को भी दिया जाएगा, वोट बैंक भरना होगा तब सब किया जाएगा। जबकि यहाँ माधुरी का कहना था कि अगर आप लोग पूरे साल भर काम करें तो आप लोगों को साल के आखिर के अंदर सारे काम नहीं करने पड़ेंगे, ना ही पैसों को पानी की जैसे बहाना पड़ेगा। मुझे कोई मतलब नहीं है, आप लोग आपस में डील करिए और मुझे अच्छी तरीके से रिपोर्ट दीजिए। जबकि यहाँ पे जो दो मंत्री बैठे थे, बूढ़े बूढ़े मंत्री थे, वो माधुरी को बिटिया करके कहते हैं कि बिटिया हम लोग बड़े हैं, हम लोग समझदार हैं, हम इतने सालों से यहाँ पे बैठे हैं, गद्दी पे बैठे हैं, तुम्हारे पिताजी के साथ में भी बैठा करते थे। लेकिन माधुरी का लॉजिक बिल्कुल क्लियर था कि यहाँ पे कोई बेटी किसी का कोई रिश्ता नहीं है। उसने जो शपथ पत्र के ऊपर शपथ ली थी कि उसे जो यूपी है बिल्कुल अच्छी तरीके से रखना है, पूर्वांचल को बहुत अच्छी तरीके से साफ करना है, तो इस चीज का वो मान रखेगी। सारे के सारे मंत्री एकदम चुप हो जाते हैं और माधुरी के ऐसे डिसीजन को लेके बहुत ज्यादा अजीब तरीके से सोचने लग जाते हैं। जहाँ पे माधुरी कहती है कि अगर आप लोग सही तरीके से मुझे रिपोर्ट देंगे तो ठीक है, नहीं तो मुझे लेना आता है, और अगर आप में से किसी को काम नहीं करना तो आप सारे लोग रिजाइन कर सकते हैं। इस मीटिंग के अंदर तो अच्छी खासी हलचल मच जाती है। सब माधुरी को बहुत कच्चा समझ रहे थे, लेकिन माधुरी ने जो भी किया बिल्कुल सही काम किया था। जिसके बाद में सीन या वाल्मीकि के ऊपर शिफ्ट होता है। आईजी यहाँ पे वाल्मीकि से
आगे की इन्फॉर्मेशन पूछते कि बता भाई गुड्डू के साथ में तेरा क्या चल रहा है। जहाँ पे वाल्मीकि कहता है कि हाँ उसके दिमाग में कुछ तो प्लान है और वो गुड्डू को कुश्ती के एक दंगल के अंदर फंसाने वाला है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि सीजन फर्स्ट के अंदर जो गुड्डू के दंगल के मास्टर हुआ करते थे वो पहलवान गुड्डू को एक इन्विटेशन लेटर देने के लिए आते हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट सीजन के अंदर देखा था कि कैसे गुड्डू को बहुत ज्यादा नेग्लेक्ट कर दिया था इसी चैंपियनशिप के अंदर कालीन भैया ने, और गुड्डू को इस बात पे गुस्सा भी बहुत ज्यादा आया था। और उसी कंपटीशन का आज गुड्डू को मेन जज बनने का इन्विटेशन मिला था। यहाँ पे ये पहलवान आते हैं और गुड्डू को कहते हैं कि आपकी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट है, हम तो कब से आने वाले थे लेकिन आपके लड़के लोग हमें अंदर ही नहीं आने देते, आप जरूर आइएगा, हमारा प्रोग्राम बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा अगर आप आ जाएंगे तो। पहले तो गुड्डू उसे भेज देता है लेकिन गोलू उसे बाहर जाने से मना कर देती है और कहती है कि बाहर का माहौल ठीक नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है और आप वहाँ पे नहीं जाएंगे। लेकिन गुड्डू बहुत ज्यादा अच्छे मूड में था और उसे तो वहाँ जाना ही था क्योंकि उसे कंपटीशन देखना था और साथ ही में पूर्वांचल को ये भी दिखाना था कि जो भी ऐसे बड़े बड़े इवेंट्स के अंदर चीफ गेस्ट बन के आता है तो वो ही पूर्वांचल का सबसे ज्यादा बड़ा हेड होता है। अब इस बीच के अंदर गोलू को एक चीज और पता चली थी कि अगर ये लोग जेपी यादव के बारे में भी पता लगा ले तो भी इनका जो अफीम का बिजनेस है वो वापस से ठीक हो सकता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक जेपी यादव ही था जो कि अफीम के बिजनेस और अफीम के जो बड़े बड़े खेत थे उन सबको अलॉट किया करता था। तो जेपी यादव को भी ढूंढना जरूरी है जो कि इस वक्त अंडरग्राउंड हो चुका है। अब जेपी यादव का तो माधुरी से झगड़ा था, इन लोगों से तो झगड़ा था नहीं, तो वो जरूर इनसे बात कर सकता था। तो गोलू को जेपी यादव से मिलने के लिए जाना था। तो गोलू कहती है कि हम उनसे मिलना कैंसिल कर देते हैं। तो गुड्डू कहता है कि ठीक है हम नहीं जाएंगे और अगर जाएंगे तो तुम्हारे साथ ही जाएंगे। गोलू गुड्डू को लेके बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव थी, फिर चाहे वो मिठाई खिलाने से लेकर हो तो भी उसे चेक करके खिलाती थी। वाल्मीकि गुड्डू के हर आने जाने की एक्टिविटी के ऊपर ध्यान रख रहा था कि कैसे वो हवेली से निकलता है, अपनी फैक्ट्री जाता है और फैक्ट्री से वापस हवेली की तरफ जाता है। ये उसका कंटिन्यू रूटीन है। जिसके बाद में सीन यहाँ एक कवि सम्मेलन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे जो गोलू थी वो यहाँ के मंत्री से मिलने के लिए आई थी। यहाँ का मंत्री देखता है कि एक लड़की उसे लाइन मार रही है तो इसी के कारण ये मंत्री भी उठ के पीछे टेंट के आ जाता है और उसके बाद में गोलू से बातचीत करने लगता है कि कौन हो भाई, क्या करने आई हो, हमारी सेवा करने के लिए आई हो क्या। तो गोलू कहती है कि हाँ मैं तो बस एक कार्यकर्ता हूँ, और उसके बाद में बातें करना शुरू करती है जहाँ पे अभी भी इस मंत्री को पता नहीं चला था कि आखिर गोलू है कौन। अब गोलू यहाँ पे थोड़ी देर बाद में सीधा सीधा बता ही देती है, क्योंकि वो जैसे टेंट को हटाती है तो उसके अंदर से कई सारे आदमी और गुंडे दिखाई देते हैं इस मंत्री को, जो कि इस मंत्री को गोलू के एक कहने पे मार डालते। गोलू का कहना था कि जेपी यादव का पता लगाइए, जहाँ पे मंत्री कहता है कि भूत प्रेतों का कुछ पता नहीं होता, अंडरग्राउंड बैठा है वो, उसका पता लगाना बहुत ज्यादा भारी काम है। लेकिन गोलू कहती है कि अगर ऐसा करेंगे तो आपका और हमारा दोनों का फायदा होगा, जितना जल्दी हो सके उनका पता लगाइए। लेकिन ये मंत्री कहीं ना कहीं अभी भी गोलू के ऊपर ट्राई करने की कोशिश कर रहा था और गोलू कम का थी, उसे अच्छा खासा भजन सुना के यहाँ से चली जाती है और जब निकलती है तो पीछे से 10 गुंडे निकलते हैं, जहाँ पे इस मंत्री की बुरी तरीके से फट जाती है। जिसके बाद में वही वापस से कवि सम्मेलन दिखाया जाता है और अब तक का जो सबसे बेस्ट इसके अंदर कॉमेडी का सीन डाला गया है गाइस, वो यही इसी लड़के की अच्छी खासी कविताएं थी, जिसे सुन के यहाँ पे बैठा हुआ हर एक इंसान जोर जोर से तालियां मारने लगता है। जिसके बाद में सीन यहाँ रात के अंदर शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पे गुड्डू पंडित इसी गाँव के इवेंट के अंदर आया था जहाँ पे दंगल होना था, साथ ही में बॉडी बिल्डिंग का प्रोग्राम था और मिस्टर पूर्वांचल भी बनने वाला था। गुड्डू को बुरा लग रहा था कि उसके बड़े बड़े पोस्टर नहीं लगाए गए। तो यहाँ पे पहलवान जी कहते हैं कि अरे आखिरी मोमेंट पे आपको बताया गया था ना, इसीलिए बन नहीं पाए, आप तो वैसे ही सबसे बड़े बाहुबली है, आप आइए सब आपका इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद में गुड्डू को अंदर बुलाया जाता है। अब यहाँ पे जो वाल्मीकि था वो इस पहलवान को कहता है कि देखो सारी चीजें बिल्कुल ठीक है, तुम कुछ भी गड़बड़ मत करना, बस यहाँ पे अच्छे खासे प्रोग्राम होंगे, उसके बाद में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये जो नाचने वाला तुमने बुलाया है वो आएगा, गुड्डू आएगा और स्टेज के पीछे उसे दबा दिया जाएगा, बस गुड्डू के सामने जाके तुम फैल मत जाना, रोने मत लग जाना। अब वाल्मीकि का जो प्रोग्राम इतनी अच्छी तरीके से सेट था वो पहले आईजी को बताता है, आईजी दुबे को, और आईजी दुबे इतना ज्यादा श्योर था कि वो ये सारी की सारी चीजें माधुरी को बता देता है। अब माधुरी तो बहुत ज्यादा खुश थी कि फाइनली वो गुड्डू पंडित को मार गिराने वाली है। अब यहाँ पे प्रोग्राम शुरू हो जाता है और इसी के साथ में इस एरिया का एक सुपरस्टार आता है जो कि नाचता है गाता है, सारे लोग बड़े खुश हो जाते हैं और वो सीधा आके गुड्डू के पास में बैठ जाता है। अभी गुड्डू को तो पता था कि हाँ भाई ये सुपरस्टार है, लेकिन इस सुपरस्टार को नहीं पता था कि गुड्डू पंडित कौन है, वो यहाँ का मिर्जापुर का नया बाहुबली है। कॉन्टेस्ट स्टार्ट होता है, सब अपनी अपनी बॉडी वगैरह दिखाने लगते हैं। अब तक यहाँ पे गोलू जो थी वो लौटने वाली थी, लेकिन रास्ते में बहुत भारी वाली चेकिंग चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई तो है जो कि इन गाड़ियों को जान करके डीले कर रहा है। जब गोलू अपने फादर को बुलाती है कि पापा बताइए ना आखिर इतनी भीड़ क्यों है, तो उसके पापा बताते हैं कि एक टिप मिली है पुलिस वालों को कि कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। गोलू को पता चल गया था कि जो गुड्डू है वो किसी न किसी खतरे के अंदर है, इसी के कारण वो पहले ही कॉल कर देती है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम जब तक ना आए तब तक आप उस जगह से निकलिएगा मत। अब यहाँ पे धीरे धीरे करके गुड्डू के जितने भी लोग थे उनको साइड में ले जाके मारा जा रहा था ताकि धीरे धीरे करके उनके सारे आदमी खत्म हो जाए। आखिर के अंदर वो वक्त आ गया था जब स्टेज पे बुलाया जाने वाला था गुड्डू को और साथ ही में इस सुपरस्टार को भी। अब इन दोनों के बीच में यहाँ पे थोड़ा सा झगड़ा हो जाता है, क्योंकि गुड्डू इस आदमी को कहता है कि क्या भाई तुम कौन हो, बहुत ज्यादा चमक रहे हो, हर कोई तुम्हारा नाम जानता है। और गुड्डू को भी यही चीज चाहिए थी एग्जैक्टली कि सारे लोग उसका नाम चिल्लाएं, उसका नाम जाने, बस गुड्डू भैया करते रहे। तो सुपरस्टार गुड्डू भैया की भयंकर वाली इंसल्ट कर देता है। तब यहाँ पे एक साइड में आदमी आता है और फिर बताता है कि मिर्जापुर की बाहुबली है, आप यहाँ से चुपचाप जिंदा जाना चाहते हैं ना तो इनकी कोई इंसल्ट मत करिए और निकल जाइए। लेकिन तब तो गुड्डू भैया को गुस्सा आ चुका था, वो सुपरस्टार के मिला के चांटा देते हैं। तो वाल्मीकि कहता है कि
अरे अरे सर आप यहाँ से जाइए, इसे तो हम देख लेंगे। गुड्डू कहता है तू मुझे देखेगा, आजा फिर। जिसके बाद में तो अब यहाँ पे अच्छा खासा खूनम खून शुरू हो जाता है। गुड्डू को अब तक पता नहीं था कि उसके लिए ये सारी फील्डिंग पहले से तैयार कर रखी थी। जब तक तो गुड्डू के काफी सारे लोग मर गए थे और गुड्डू स्टेज पे आ गया था। अब स्टेज पे तो कोई गोली चला नहीं सकता, लेकिन फिर भी गोलियां चलना शुरू हो जाती है। सारे लोग भागना शुरू करते हैं और गुड्डू इसी की आड़ में भागने लगता है और साथ ही में एक कैंप के अंदर चला जाता है, जिसके अंदर जिमिंग के सारे इक्विपमेंट्स और टूल्स वगैरह रखे हुए थे। एक एक चीज से वो सारे आदमियों को बुरी तरीके से मारता जा रहा था, लेकिन मजाल के गुड्डू पंडित को कुछ भी एक चोट भी लग जाए। आखिर के अंदर वाल्मीकि से वो पकड़ा ही जाता है। बिल्कुल ऐसे पकड़ा जाता है कि एक शॉट के अंदर गुड्डू मारा जाएगा। तभी यहाँ पे गोलू पहुंच जाती है भगवान की जैसे और सीधा वाल्मीकि को अपनी गाड़ी से उड़ा देती है। गुड्डू आता है और उसे पता चलता है कि वाल्मीकि तो अपने एक ऑफिशियल काम पे निकला हुआ था, ये तो एक पुलिस ऑफिसर है। और अब यहाँ पे सेम टाइम पे वो सुपरस्टार भी आ जाता है, जो कि माफी मांगता है गुड्डू से कि भैया जी मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन गुड्डू इतना ज्यादा गुस्से के अंदर था कि उस सुपरस्टार को वहीं पे गोली मार के जान से मार देता है और साथ ही में उस गोली को भी इस पुलिस ऑफिसर के हाथ में रख देता है कि साला मैंने कुछ नहीं करा, जो करा है इसने करा है। अब अगली सुबह तो ये बात आग की तरफ फैल जाती है कि भाई जो भी हुआ है ये सब कुछ माधुरी की सरकार के बीच में हुआ है, कि चलते फिरते प्रोग्रामों के बीच में लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, पुलिस वाले कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और इसी के साथ में अब जब गुड्डू पंडित बहुत ज्यादा गुस्से के अंदर था तो वो मेन त्रिपाठी चौक के बीच में पहुंचता है। यहाँ पुलिस वालों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अंडरग्राउंड प्लान किसने बनाया था और किसके कहने पे बनाया था। सब चीजों के बीच में आईजी दुबे फंस गया था, क्योंकि वो इन्हीं चीजों के लिए लायबल था। ऑब्वियसली बात है सीएम माधुरी तो हो नहीं सकती थी। ये खबर हर तरफ फैलती जा रही थी। अब माधुरी के कई सारे जो अगेंस्ट के अंदर पार्टी वाले लोग थे वो हर कोई माधुरी को बुरा भला कहने लगते हैं। यहाँ पे गुड्डू पंडित भी त्रिपाठियों का पूरा नामो निशान मिटाने वाला था। वो एक बड़ा सा हथौड़ा लेता है और उसके बाद में पहले दादाजी की मूर्ति को तोड़ता है और उसके बाद में कालीन भैया की मूर्ति को तोड़ के चकनाचूर कर देता है। जिसके बाद में सीन यहाँ दद्दा त्यागी के ऊपर शिफ्ट होता है, जो कि ऑलमोस्ट सो ही रहे थे और तभी कालीन भैया अपनी नींद से उठ जाते हैं फाइनली, जो कि इतनी बड़ी कोमा के अंदर गए हुए थे, इतनी सारी गोलियां खाई हुई थी, फिर भी जिंदा हो जाते हैं। और आखिर के अंदर गुड्डू भैया हर किसी के बीच में फेमस हो जाते हैं, क्योंकि अब पूर्वांचल के अंदर कोई त्रिपाठी नहीं बचाता बल्कि सिर्फ और सिर्फ गुड्डू भैया बचे थे। और इसी के साथ गाइस ये शानदार एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा।